नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उत्तराखंड में यूसीसी का काउंटडाउन। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। इसको लगभग सभी इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों न हो, उन सब के लिए एक समान कानून है जिसका नाम है यूसीसी। 2015 में यूसीसी लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यूसीसी लागू होने से प्रदेश में क्या क्या नियम और कायदे बदल जाएंगे और किसे क्या क्या अधिकार मिलेंगे, यह देखने वाली बात है। एक तरफ जहां उत्तराखंड में धामी सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठन इसके विरोध में कोर्ट जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उधर काशीपुर में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के सम्मुख शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन मुस्लिम जनता को यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि 25 तक खामोश रहिए, 26 जनवरी को बदला लेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है और संभवतः इसी दिन उत्तराखंड सरकार यूसीसी को लागू करने का मन बना चुकी है। इस बारे में सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है, कैबिनेट बैठक भी हो चुकी है। सीएम धामी कह चुके हैं कि सभी प्रशिक्षण भी इस संदर्भ में पूरे किए जा चुके हैं। हम इसे लागू करने की तिथि का ऐलान करने वाले हैं। उधर मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद और उसके सहयोगी संगठनों ने इसके लागू होने पर कोर्ट जाने का फैसला लिया है। सहयोगी संस्था मुस्लिम सेवा संगठन के देहरादून में हुई बैठक के बाद अध्यक्ष नईम कुरैशी ने बताया कि हम इसका विरोध करेंगे और कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को इससे बाहर रखा जा रहा है, किसी धर्म या जातियों पर यूसीसी थोपा जा रहा है। बहरहाल मुस्लिम संस्थाओं के बयानों के बाद उत्तराखंड का खुफिया महकमा काफी सक्रिय नजर आ रहा है और वो हालात पर नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड में 23 तारीख को निकाय चुनाव होने और 28 को पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ करने के लिए भी वहां आ रहे हैं। इन सभी के बीच यूसीसी को लागू करने की चर्चा है। वहीं इस बीच भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने इसे प्रगतिशील कानून बताया है। उन्होंने कहा है कि देश की राष्ट्रीय एकता की दिशा में यूसीसी बेहद महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इसे लागू किए जाने से पहले आम सहमति बनाई जानी चाहिए। तो यूसीसी लागू होने के कगार पे है अब उत्तराखंड में और किसी भी वक्त इसकी तिथि को लेकर ऐलान हो सकता है कि कब से यह लागू होगा। और खास बात यह है कि संभवतः सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि 26 जनवरी से यूसीसी को लागू किया जा सकता है। ऐसे में मुस्लिम संगठन यूसीसी के विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच आपको यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर यूसीसी के आने से उत्तराखंड में क्या कुछ है जो बदल जाएगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही ग्राम सभा स्तर पर भी शादी की रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय हो, तलाक का एक समान कानून होगा। अभी देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के जरिए करते हैं। यूसीसी लागू होने से पॉलीगैमी या बहुविवाह पर भी रोक लगेगी। इसके साथ ही लड़कियों की शादी की उम्र, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की हो, एक समान यानी कम से कम 18 साल की होगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का भी अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के बाद दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। यूसीसी लागू होने पर हलाला और इद्दत की प्रथाएं बंद होंगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को
लड़कों के बराबर का भी हिस्सा यूसीसी लागू होने के बाद मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, अनिवार्य होगा, आधार कार्ड भी अनिवार्य होगा। लिव इन के लिए 18 से 21 साल के जोड़ों को माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। लिव इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चे को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट में शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। ट्रांसजेंडर, धार्मिक मामलों जैसे पूजा पद्धति, परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी। और आखिर उत्तराखंड में यूसीसी का यह जो काउंटडाउन शुरू हुआ है और अब यूसीसी को लेकर कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक फिजा में गूंज रही हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी जुड़ चुकी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अनूप पंत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले पंत साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़े हिस्टोरिक स्टेप की तरफ उत्तराखंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आजादी के बाद पहली दफा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आज तक सिर्फ बातों का विषय रहा था, अब एक्चुअल में चरितार्थ होता हुआ नजर आएगा और उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो रही है। इसको लेकर सबसे पहला सवाल, कितने उत्साहित हैं आप, और जिस तरह से यूसीसी को लेकर विरोध का भी आपको कहीं सामना करना पड़ रहा है विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं पंत साहब? देखिए, जहाँ तक उत्साह की बात है, हम बहुत उत्साहित है। उत्साहित केवल इसलिए नहीं कि एक नया कानून आ रहा है, परंतु इसलिए भी कि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अब जैसा कि आप जानते हैं कि शाहबानो केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट की कई बार जो उसकी कमेंट्स थे, लगातार यूसीसी को लागू करने के लिए, यूसीसी को बनाने के लिए आते रहे। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो एक कानूनी मतभेद जो लोगों के बीच में रहा, और कई जगहों पर राज्य को की ऐसी चेतनाएं नहीं थी कि वो इस तरीके का कोई कानून लागू कर पाए। बंटवारों की राजनीति, इन दोनों के बीच, इन सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं ये यूसीसी जो है वो पीछे गिरता रहा। लेकिन इस बार जो है बहुत सारे विरोधों के, जैसे आपने बोला, कई सारे विरोधों के बावजूद भी यूसीसी जो है अब लागू होने वाला है। इसके लागू होते ही जो समानता है, जो हम बात करते हैं, नॉट ओनली इन द कल्चरल एस्टैब्लिशमेंट बट ऑल्सो एज पर द लॉ सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि एक तरह की हर एक को एक तरह का राइट मिलना चाहिए। वो जहाँ पे हम लोग इसको लागू कर पाएंगे, ये एक हर्ष का विषय है, ये राष्ट्रीय एकता का विषय है। तो जी हाँ, बहुत उत्साहित है। ठीक है, प्रतिमा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रतिमा सिंह जी, देखिए, अब यूसीसी चूंकि उत्तराखंड में किसी भी वक्त संभवतः 26 जनवरी को, अभी हालांकि उस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन लागू हो सकता है। ऐसे में आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ सोचती हैं? क्योंकि सबके लिए यदि एक कानून रहेगा तो इसमें क्या कोई दिक्कत है क्या? आपको कहाँ इसमें प्रॉब्लम नजर आती है प्रतिमा? देखिए, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक बात समझने की कोशिश यहाँ की जाए। देखिए, समान नागरिक संहिता की हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, तो वो संविधान में निहित है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 खुद कहता है कि स्टेट को समान नागरिक संहिता पूरे देश में जो है लागू करनी चाहिए। इस विषय पर एक कोट करना चाहूंगी संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। उन्होंने संविधान सभा में, जब ये बहस चल रही थी यूसीसी को लेकर के, देखिए, जो लोग संविधान सभा में बैठे थे वो काफी दूरदर्शी थे और उन्हें पता था कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो उस वक्त का जो वक्त था वो सही समय नहीं था यूसीसी देश में अप्लाई करने का, क्योंकि स्थितियां बड़ी जो है विकट थी। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि जब ये देश और देश का हर व्यक्ति सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और मानसिक रूप से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए, तब इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई जो है करना चाहिए। ये किसी पे थोपना नहीं चाहिए। तो ये संविधान सभा में उनकी बहस हुई थी और उसी के बाबत जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसे जो है लेके आया गया। और ये क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, आपको भी पता होगा, यहाँ बैठे हमारे मित्र को भी पता होगा कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होता, इसीलिए समय समय पर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कई मुद्दों को लेकर के कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो है आवश्यकता है। अब बात यहाँ पे ये है कि देखिए, विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो हमें कोई इस पे गुरेज नहीं है। आपने 2022 में कहा कि आप यूसीसी लेके आएंगे, अन्य अहम मुद्दे आपके सामने थे, लेकिन उन पे आपने कार्य न करने की बजाय आपने यूसीसी को एक महत्वपूर्ण
कदम समझा, बहुत अच्छी बात है। मेरे कुछ सवाल है, क्योंकि देखिए विमेन, अगर यहाँ पे सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है कि हम महिलाओं को एकता और उनके साथ न्याय करने की बात करेंगे, तो उसके लिए कई कानून है। उनमें से एक कानून, मैं अगर 1952 की बात करूं, तो अम्बेडकर साहब की बात करूं या जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूं, तो हिंदू कोड बिल एक वो लेके आए थे, जिसका इसी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। बल्कि उसमें वो सारे अधिकार थे जो सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा और एकता प्रदान करते थे, लेकिन सिर्फ इन्होंने उसका विरोध किया। ये खुद जानते हैं कि इन्होंने उसका विरोध क्यों किया था। हम सिर्फ 2 सवाल पूछना चाह रहे हैं। देखिए, क्योंकि मैंने ड्राफ्ट को थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल्स हैं, उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं, और आपको पता होगा कि जो है उत्तराखंड में जनजातियों की पॉपुलेशन क्या है, और उसको आपने इससे अलग रखने का कार्य कर दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप सबको क्योंकि सब समान रहे और समानता के दायरे में है, सबके साथ जो है जस्टिस हो सके, इसलिए आप यूसीसी लेके आ रहे हैं, तो आपने ट्राइबल्स को अलग क्यों कर दिया, ये बताने का कार्य करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को भी आपने इस जो यूसीसी के दायरे से बाहर रखने का कार्य कर दिया। तो जब आप ऐसा कोई एक्ट लेके आ रहे हैं, ऐसा कोई लॉ जिसे आप यूनिफॉर्म कह रहे हैं, जिसमें आपके मैक्सिमम पॉपुलेशन ही आप अपने प्रदेश की कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ एक आई वॉश की तरह आप जनता को जो है, मुझे लगता है कि दिस इज नथिंग जस्ट एन आई वॉश। ठीक है, तो आप एक जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ यही विरोध है। बाकी हम देखिए, संविधान में जो चीजें निहित है, हम उसका कभी विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हम संविधान का सम्मान करते हैं। ओके प्रतिमा जी, आपने ठीक है अपनी बातों को रखा। चलिए अब इसके बारे में हम काउंटर भी ले लेते हैं। देखिए पंत साहब, ये बात तो है, लेकिन अब यूनिफॉर्मिटी की आप बात कर रहे हैं। नामी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इस यूनिफॉर्मिटी में आपने एक तबके को साइड में छोड़ दिया है। शेड्यूल ट्राइब्स की हम बात कर रहे हैं, उनको समान नजर से क्यों नहीं देखा जा रहा है? मैं आपको इसके विषय में भी बताऊंगा। हाँ, और जो उन्होंने बोला, हाँ प्लीज। हाँ, मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो हमको पहले ये समझना होगा कि अगर हम 6 और 7 धारा 6 और 7 पढ़ते हैं ना, इसका अध्याय 2 का 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा एक जो हमारा ख वर्ग है, उसमें ये आ जाता है कि जब तक कि विवाह किसी पक्षकार की रूढ़ी और प्रथा के अनुसार या अंतर्गत नहीं आएगा, तो वो किसी की प्रथा और रूढ़ी के अनुसार है। परंतु उसमें यह भी लिखा है, जिससे आप बोल रहे हैं कि इसको अलग रखा गया है। आप कानून पढ़े, एक मोटा इन्होंने बोल दिया अलग रखा गया है। उसमें यह लिखा गया है, परंतु यह उपयुक्त निषेध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनकी रूढ़ी और प्रथा के अंतर्गत उक्त नातेदारी अनुमान्य है, परंतु यह और ऐसी रूढ़ी और प्रथा लोक नीति और नैतिकता के विपरीत ना हो। पहली बात। दूसरी बात, अब आप देखिए कि कितनी एक बड़ी विडंबना है कि हम लोग ये नहीं समझते कि जिस कानून को हम बना रहे हैं, वो कानून को ये कानून किसी को अधिकार देने के लिए। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में आता है, समझ लीजिए जैसे कि एक बीच में एक सवाल उठा था कि भाई आपने लिव इन रिलेशनशिप को आपने लीगलाइज कर दिया। तब लीगलाइज नहीं करा था, परंतु वो बच्चे, वो बिटियाएं जिनका शोषण इसके नाम पे हो रहा हो जी, ठीक है, वो कहाँ जाएगी? उसकी गुहार लगाने के लिए कानूनी व्यवस्था कर दी गई। हाँ। ठीक, इसी तरीके से ये कानून का जो एक तरह से जिसको हम बोलते हैं कि उसका जो ट्रांसलेशन है, उसको हमको पढ़ना होगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो अभी इन्होंने बात करी थी, मैं क्षमा चाहूंगा, दूसरा सवाल इनका क्या था? प्रतिमा जी, हाँ प्रतिमा जी, एक बार जो कंफ्यूजन है क्लियर कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल, मैंने पहले तो कहा कि आपने जब एक व्यक्ति एक समुदाय को ही अलग रख दिया, पॉपुलेशन को कवर नहीं करें। दूसरी बात है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी की बात करी, हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब मैम इसमें ना देखिए 2 चीजें हैं। आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहे हैं या हिंदू यूनिफाइड फैमिली की बात कर रहे हैं? अगर मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रहता हूँ, मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक मेंबर हूँ, अभी भी मेरा परिवार जो है वो एक संयुक्त परिवार है, परंतु हिंदू यूनिफाइड फैमिली नहीं है। हिंदू यूनिफाइड फैमिली आपको घोषित करने के लिए टैक्सेशन का एक फॉर्मूला है। हिंदू यूनिफाइड फैमिली आप पहले घोषित करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, समझ लीजिए मैंने हिंदू यूनिफाइड फैमिली बनाई, अनुपंथ ने हिंदू यूनिफाइड फैमिली बनाई, उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टी डाल दी, ठीक है, तो वो जो राइट, वो जो टैक्सेशन का है कि जिसमें टैक्सेशन होगा या नहीं होगा, जिसमें रिबेट्स मिलेंगी, वो उस प्रॉपर्टी में मिलेगा। मेरे बड़े भाई साहब ने अगर उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं डाली है, तो उसमें वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। आप समझिए, टैक्सेशन के लिए, और ये एक तरह से प्रॉपर्टी के एक्यूमुलेशन और प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब उसके कंट्रोल के लिए एक तरह का राइट बनाया गया था। क्योंकि हिंदू यूनिफाइड फैमिली में पहले, अगर हम बात करें, जो पहले या अभी भी गांव में चलता था, कर्ता का एक योग चलता था, परिवार का एक कर्ता होता है, राइट, उसको एक तरह का टैक्सेशन से रिबेट देने के लिए सारी प्रॉपर्टी पे नहीं, लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं, हिंदू यूनिफाइड फैमिली HUF के तहत अंतर्गत जो चला जाएगा,
उसको वो राइट मिलेगा। हैविंग सेड दैट, जब वो प्रॉपर्टी समझ लीजिए मैंने डाली थी, अब अगर मेरा पुत्र भी HUF का हिस्सा होता है तो उस HUF को मेरा पुत्र, क्योंकि वो नहीं बोल सकता कि भाई वो मेरे पिताजी ने ये प्रॉपर्टी डाली थी तो उसको पूरा राइट मिल जाएगा। वो जो HUF के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको वो चीजें मिलेंगी, जो भी उसके को पार्टनर्स होंगे उन सबको वो मिलेगी। तो आप देखिए जो राइट मिला है ना वो किसी ना किसी लिमिटेशन की वजह से वहां पर मिला है। तो ये जब हम UCC की बात कर रहे हैं तो ये मुख्यतः किसी के लिए, क्योंकि जो चीज हमारे यहाँ पे देखिए शाहबानो केस को हमको, मैंने क्यों उसके बारे में बोला कि शाहबानो केस एक निर्णायक केस था। जब ये हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं समझ गए, वो तो आपकी बात समझ। अब प्रतिमा जी आप ही के साथ अब शुरुआत करते हैं। कुछ कंफ्यूजन जो उन्होंने छांटने की कोशिश की, क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं या फिर आपको उसमें कुछ अपना विरोध दर्ज कराना है, उसके बारे में बता दीजिए। और एक ये भी बात निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड के लिए ही वहां के तबके से कि भाई इसमें एक यूनानिमसली इस चीज को हल नहीं किया गया, सबको बैठा करके बात करके सबको कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं किया गया। इस पर आपका टेक? देखिए बिल्कुल, और मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। जिसने भी मतलब ये जो बात है इसका मैं जवाब बाद में दूंगी। पहले मैं 2 बातें बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही थी कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई व्यक्ति या महिला है और अगर वो किसी वायलेंस का या पीड़ित होती है तो वो कहाँ जाएगी, इसके लिए क्योंकि इन्होंने लेके आए। देखिए ये नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की अगर मैं बात करूँ तो इट इज ऑलरेडी देयर एंड ये जो है लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर्स को भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। अब आती है, बिल्कुल आपने सही बात कही, यहाँ पे बात हो रही है यूनिफॉर्मिटी की, क्योंकि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो बात होनी चाहिए यूनिफॉर्मिटी की। और जब यूनिफॉर्मिटी की बात होनी चाहिए, आप जिन लोगों के लिए आप लॉ बना रहे हैं, एक कंसल्टेशन लोगों से भी करना बहुत आवश्यक होता है। यही हाल देखिए मैं जो कृषि कानून थे उनका भी यही हाल था कि जिस तबके के लिए आप कानून बना रहे थे आपने उनको ही नहीं जो है कॉन्फिडेंस में लेने का कार्य किया। तो आप अगर मेरे लिए अब महिलाओं के लिए कोई लॉ बना रहे हैं, आप जैसा कि ये कह रहे हैं, तो आप उनको तो कॉन्फिडेंस में लीजिए कि आपके लिए सही है या आप अपने क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मैंने जो अम्बेडकर जी की बात को कोट किया था, बिल्कुल वही धामी जी को भी करना चाहिए। धामी जी को ये बताना चाहिए आगे आकर के कि आपने देखा निगम के चुनाव आ रहे हैं तो आनंद फानंद में आपको लगा कि जो कवायद 2022 से चली आ रही है उसको जल्दी से कर देते हैं और जो है वोटिंग से पहले हम जनता को ये बता दें कि देखिए हम तो UCC लेके आ रहे हैं और पहला प्रदेश बनने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये जनता के साथ आप छलावा करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जिन समुदायों के बीच में, क्योंकि मैं लोग कहूंगी फिर यहाँ होगा कि आप गलत बात कर रही है, तो मैं क्लियर स्पष्ट रूप से बोलना चाहती हूँ कि जिस समुदाय के मन में इस UCC को लेके एक डर बैठा हुआ है जो कि समाज में नहीं होना चाहिए। अगर एक लॉ बन रहा है तो सबको ये लगना चाहिए कि ये हमारे हित के लिए होगा, इसमें हमारी सुरक्षा निहित है, इसमें इसके साथ न्याय होगा, इसमें हमारे साथ। तो अगर किसी समुदाय को ऐसा लग रहा है कि ये उनके लिए एक जो है खतरे की घंटी है या उनके लिए सही नहीं है या उनके लिए इसमें हित निहित नहीं है, तो मुझे लगता है सबसे पहले जो प्रदेश का नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का और मुखिया है, उनको जनता को ये समझाना पड़ेगा और समझाना चाहिए भी कि ये जो लॉ हमने बनाया है इसमें सबका हित निहित है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि अभी आपने इन्होंने कहा रूढ़ी और प्रथा की बात करी गई है, जब मैंने कहा ट्राइबल्स को अलग कर दिया, आपने कहा रूढ़ी और प्रथा को अलग किया है, नैतिकता के विपरीत को रूढ़ी और कस्टम्स नहीं होने चाहिए, ट्रेडिशंस नहीं होने चाहिए। हु विल डिसाइड दैट? कौन डिसाइड करेगा कि जो आपने जिन लोगों को अलग किया हुआ है सिर्फ एक नाम पे कि उनके पास विशेष अधिकार मिले हुए हैं, ये कौन डिसाइड करेगा कि उनके जो कस्टम्स है, उनके जो ट्रेडिशंस है वो जो है नैतिकता के विपरीत है? क्योंकि आप अगर समानता की बात करें तो सबको समान लेके आइए ना, फिर ऐसे तो फिर यही होगा कि इट मीन्स दैट यू आर टारगेटिंग अ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो अगर ये बात विपक्ष कह रहा है तो आपको बुरी बहुत लगती है, लेकिन सत्य यही है कि UCC के माध्यम से भी आप वही कार्य करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने एक बड़ी पॉपुलेशन को स्टेट के उससे निकालने का कार्य किया है तो ये दिखा रहा है कि आपकी जो नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। नहीं प्रतिमा सिंह जी ठीक है पंत साहब, लेकिन एक बात तो है, ऑब्जेक्शन जो इन्होंने किया है सर वो तो तर्कसंगत है ना, जस्टिफाइड है। अब देखिए यूनानिमसली एक विरोध के स्वर इसलिए भी निकल रहे हैं कि आपने सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और लोगों में ये एक अवेयरनेस नहीं है इस मामले में कि भाई इससे क्या कुछ अच्छा हो जाएगा और क्या कुछ बिगड़ सकता है। इसको आपको एड्रेस करना था। और एक और चार्ज आप कर लगता है कि भाई आप जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इन चीजों को जनता के ऊपर थोप देते हैं, क्योंकि
आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस के पहले सीईओ को लेकर के भी यही उठा था, और अब देखिए निकाय चुनाव के पंत साहब। हाँ, ओवर टू यू पंत साहब, प्लीज प्लीज। चार में जवाब दे देता हूँ। पहली बात, लिव इन रिलेशनशिप में इन्होंने बोला कि पहले भी नहीं आया था। पहले प्रॉपर्टी का क्या उसमें डिवीजन था, क्या उसमें मेंटेनेंस की बात थी, क्या उसमें पब्लिक प्रॉपर्टीज और जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उनका बंटवारे के ऊपर कोई बात थी? नहीं थी, तो इसमें आई है। दूसरी बात यूनिफॉर्मिटी की। यूनिफॉर्मिटी की बात हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगले व्यक्ति को उससे न्याय से अगर वहां से कोई लेडी बोलती है, समझ लीजिए SC/ST वर्ग से हमारा जो वो वाला SC/ST वर्ग बोल रहा हूँ, जैसे जॉन सार भाबर का जो हमारा हो गया, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसमें आया है, अगर वहां से हमारा कोई व्यक्ति आता है और कोई लेडी आती है, वो बोलती है कि भाई वो चैलेंज करना चाहती है किसी को, तो उसके पास तो पहले से ही वो न्याय आधार थे। इसीलिए जो नए वाले, क्योंकि उसके पास वो राइट्स थे, चैलेंज करने के राइट्स थे, और वो धर्म के अनुसार, तो जैसे हिंदू वर्ग में ही आ रहे हैं धर्म के अनुसार, तो उसके तहत तो चैलेंज वैसे भी कर सकते थे। परंतु हम वो रूढ़ी और प्रथा की बात कर रहे हैं। इसमें मैं फिर से आऊंगा कि रूढ़ी और प्रथा में यदि कोई चीज गड़बड़ है तो वो किस तरीके से, अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो पूरा एक जौनसार भाबर का जो क्षेत्र है, फिर रमाई क्षेत्र, ये आप पर ये भी बात हो रही कि आपने अल्पसंख्यकों को खासकर मुस्लिम वर्ग में बहुत कंफ्यूजन है इसको लेकर, क्या आपने उनके साथ बैठ करके बातचीत? मैं उसमें आ रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है ना कि हम कह रहे हैं मुस्लिम वर्ग में, तो मुस्लिम वर्ग में अगर कोई एक व्यक्ति अगर इसके अगेंस्ट कोई बात उठा रहा है, पर आप ये देखिए कि जो UCC के लिए बात रखने वाले लोग कौन थे? वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे भाई, जिन्होंने सबसे पहले इसके विषय में बात करनी शुरू करी कि भाई हम लोगों को UCC चाहिए, जो आगे बढ़ने वाले लोग थे। तीसरी बात मैं आता हूँ, ये कह रहे हैं कि हमारे जो माननीय इसके संरचनात्मक लोग थे, जो हमारे यहाँ पहली बार जो आजाद भारत की पार्लियामेंट में बैठे, उनमें हमारे जो अम्बेडकर साहब थे, अम्बेडकर साहब जी ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कही कि आज के समय में इन चीजों को एकदम से लोगों के पास नहीं ले जा सकते, ये कानून एकदम से बनाया नहीं जा सकता। परंतु 377 भी तो वही था ना जो कश्मीर में लगा। हल्के हल्के चीजों को चिन्हित करना पड़ता है। देखिए, समझिए, ये बात समझने की आवश्यक इसलिए है कि हमेशा सवाल उठेगा कि पहले रोटी या पहले शिक्षा, पहले रोटी दूं या पहले शिक्षा दूं? आपको साथ साथ में देते रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी हमारे पास में भले ही सबके पेट ना भरे हो, परंतु शिक्षा भी देनी पड़ेगी, ताकि शिक्षा ही आगे जाके बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उनके पेट जो भरे। तीसरी बात में मैं आ जाता हूँ, चौथी बात में माफ कीजिएगा, मैं आ जाता हूँ। ये कहते हैं जनता से पूछा। अरे भाई, इतने साल से UCC का ड्राफ्ट आ गया, सारी चीजें आ गई, आप सब लोगों को इन्वाइट किया गया कि आप लोग अपने अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, या आप लोगों को जो लगता है कि UCC में शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय कांग्रेस पार्टी से कि आप लोगों ने कितनी बार अपने ड्राफ्ट्स जो हैं, या अपने जो क्वेश्चंस हैं, या जो ऑब्जेक्शंस हैं, बाय रिटर्न दिए? क्योंकि इसी तरीके से दिया जाता है, एक पूरा परफॉर्मा था। हम लोग तो पार्टी के अंदर होने के बाद भी हम लोगों ने दिया, क्योंकि मैं खुद भी लॉ प्रैक्टिस करता हूँ, तो जो भी हम लोगों को क्वेश्चंस लगते थे हम लोगों ने दिए, और कहीं ना कहीं उन चीजों के ऊपर विचार भी हुआ। ये छोड़िए, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज ने भी कई बार ऑब्जेक्शंस दिए हैं, यहाँ पे भी दिए हैं, प्रेसिडेंट के तहत भी दिए हैं, उनके ऊपर भी विचार हुआ। ठीक है। अब बात यह है कि जल्दी से बोल रहे हैं, अब एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जनता से नहीं पूछा, और आप कह रहे हैं कि जनता के मन में भ्रम की स्थिति है, ये इसलिए अप्लाई कर दिया कि इलेक्शंस आ रहे हैं। अरे साहब, अगर हमने जनता से नहीं पूछा होता तो हमें तो लॉस होगा ना उस इलेक्शन का। अगर हमने जनता से नहीं पूछा, जनता, ठीक है, मतलब आप कॉन्फिडेंट है, ठीक है, मतलब जनता कॉन्फिडेंट। ओके, पॉइंट टेकन। लास्ट बात जल्दी से सर, एक और चीज को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। हम कोई भी चीज लाते हैं ना, तो हिंदुस्तान में हर कुछ महीने के बाद तो इलेक्शन आ जाते हैं। जब भी हम कोई नई चीज चेंज करने वाले होते हैं, आप बोल देते हैं कि साहब इलेक्शन आ गए, और जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो आप तलवारें लेके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। उसके ऊपर भी आप आगे बढ़ ही रहे हैं शायद, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तब ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। खैर, प्रतिमा जी, ओवर टू यू, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट और जो भी काउंटर आपका है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं बस 4 पॉइंट्स इनके जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, इन्होंने बात करी कि जो है कोई लेडी अगर सामने आती है, और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि उनके पास ऑलरेडी अधिकार है कि वो आगे आकर बोल सकती है, तो मुझे लगता है फिर आप इतना बड़ा इसका तमाशा क्यों बना रहे हैं कि आप महिलाओं को अधिकार देने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब तक अधिकार नहीं है। क्योंकि आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि महिलाओं के पास भी आज हिंदू लॉ में वो अधिकार है कि अगर वो प्रताड़ित हो रही है तो वो सामने आके अपनी बात कर सकती है। आपने ट्राइबल्स को बाहर रख दिया, तो फिर आप ये तमाशा क्यों कर रहे हैं कि आप सबको, सारी महिलाओं को एकता और समानता का अधिकार देने की बात कर रहे हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिए, ये जो लॉ है, क्योंकि ये देखिए स्टेट इसलिए इस पे लॉ बनाने के लिए सक्षम हुआ है क्योंकि यहाँ पे एंट्री 5 की बात होती है। अगर मैं कॉन्फ्रेंस लिस्ट की बात करूँ, मेरे जो मित्र बैठे हैं उनको भी अच्छे से पता होगा, तो क्योंकि यहाँ पे एंट्री 5 के जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कि सिर्फ पर्सनल जो लॉज होते हैं उनकी बात करते
में लागू करने की के लिए उन्होंने जो है कहा था। दूसरी और महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा, आपने कितनी बार ड्राफ्ट के लिए कुछ चेंजेस भेजे नहीं भेजे। अरे भाई साहब, हमने तो विधानसभा में इसका अपोज करने का कार्य किया। हमने तो विधानसभा में आपसे मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट आएंगे पंच कि जो है उसको आप सेलेक्ट कमेटी को भेजिए अपना ड्राफ्ट, वो सेलेक्ट कमेटी उसको देखेगी, उसके बाद अगर कुछ गलतियां होंगी हम आपको सुझाव देंगे। लेकिन दिक्कत तो ये है कि सत्ता में हठधर्मी लोग बैठे हैं, इन्हें विपक्ष की जरूरत नहीं है, ना ये विपक्ष के विधायकों को कुछ समझते हैं। ठीक है, आपने ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं इनका जवाब दे देता हूँ। हमें दबाने का कार्य कर दिया। और दूसरी बात, आपने 377 की बात करी, तो भाई साहब एक बात समझिए, 377 अगर संविधान में उसको अमेंडमेंट संविधान में नहीं था ना, और संविधान में ये भी था कि जब स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी ठीक है, तो इसे अमेंड भी कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं आप नहीं मैं समझ गया। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर चर्चा होने की जरूरत है। नहीं ठीक है, और समय का अभाव है, इस पर तो सैकड़ों घंटे हम बात कर पाएंगे। नहीं, समय का अभाव है सर, माफ कीजिएगा, इतनी ही देर तक जुड़ पाएंगे जितना आप लोग दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और जो भी बात है आपने दर्शकों के सामने रखा है। लेकिन अब उत्तराखंड में यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हुआ है, इसे लागू करने की भी बात हो रही है। लेकिन एक बहुत बड़े तबके में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि भाई लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। लोग डर रहे हैं कि कहीं इससे कुछ फायदा होगा या इससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड, नाम में यूनिफॉर्मिटी है, सबके लिए है और अब ये उत्तराखंड से शुरू होने वाला है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।